हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है, यानी जो अपकमिंग एग्जाम है आपका लैब असिस्टेंट, उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट क्या लेंगे क्लास, और केमिस्ट्री यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की अगर मैं चर्चा यहाँ पर करूँ तो केमिस्ट्री की बाद में अगर आपसे कहूँ यहाँ पर रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान से टोटल जो लैब असिस्टेंट का जो वेटेज है, रसायन विज्ञान में जो टोटल हमारा लैब असिस्टेंट का वेटेज है वहां पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आपके। कितने क्वेश्चन? 30। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड यहाँ पर हो रही है। एक आपके पास होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आपके पास होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपके पास होगी फिजिकल केमिस्ट्री, आईसी, ओसी और पीसी। अगर हम यहाँ पर कहें कि केमिस्ट्री की क्वेश्चन किस पार्ट से ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर पीसी से ज्यादा आएंगे। पीसी का मतलब यहाँ पर किससे ज्यादा आएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा आएंगे बाबू। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारा यहाँ पर, उसका थोड़ा सा क्या है, सिलेबस कैसा है, ज्यादा। और सिलेबस ज्यादा है तो उसके चैप्टर भी कैसे हैं, ज्यादा। और जिसका सिलेबस और जिसके चैप्टर ज्यादा है तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पर कैसे आएंगे, ज्यादा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर बात करेंगे। आज का हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा सॉलिड स्टेट। कौन सा चैप्टर होगा हमारा? सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसको हम कहेंगे ठोस अवस्था। क्या कहेंगे उसको? ठोस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्थाओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और आपको आती भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर ठोस अवस्था पर चर्चा करेंगे। और ठोस अवस्था की बात करें हमारे लैब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर कहें तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? 2-3 क्वेश्चन। और रही आपके सिलेबस की बात तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो बने वो बने यहाँ पर क्रिस्टल की, जो यहाँ पर जो क्रिस्टल है, अभी समझेंगे क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल के दोष, यहाँ से एक फेवरेट टॉपिक बाया लैब असिस्टेंट का हो रहा है। तो क्रिस्टल के दोष से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम हमारे अनुभव के हिसाब से देखेंगे तो क्रिस्टल दोष पे से लगातार क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो और भी यहाँ पर हमारी छोटी टॉपिक है। और छोटे टॉपिक में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा टोसो के अभिलाक्षणिक गुण। कौन से? टोसो के यहाँ पर अभिलाक्षणिक गुणधर्म होगा, जो आज का हमारा माइनर टॉपिक होगा। और इसके अलावा एक और होगा जिसको हम कहेंगे टोसो का वर्गीकरण, यानी कहने का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की हम बात करेंगे। एक आपके सिलेबस का जो बिंदु है वो यहाँ पर होगा इकाई का प्रकार। ठीक है, इकाई प्रकार यानी कोशिका जो है आपकी यूनिट सेल जो है उसकी इकाई का क्या होगा? प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। और एक टॉपिक जो आपका होगा वो होगा संकुलन क्षमता। कौन सा होगा? संकुलन क्षमता। और मैं आपसे कह रहा हूं जिस हिसाब से यहाँ पर लास्ट बार जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड है उनका फेवरेट टॉपिक जो बना हुआ है वो है आपका क्रिस्टल का दोष। तो बाबू इस बार जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो आ सकता है यहाँ पर संकुल क्षमता से रिलेटेड या फिर टोसो के वर्गीकरण से संबंधित यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए चैप्टर को आप अच्छे से एक एक लाइन को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और चैप्टर की शुरुआत में हम यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत में सबसे पहले हम जो टोस है उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा आपके माइंड में जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो है टोस। टोस यानी सॉलिड जो है उसकी हम यहाँ पर थोड़ी सी बिंदु यानी थोड़ी सी बेसिक चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, आप टोस के बारे में आपने बहुत सारी, सॉलिड के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। टोस की अगर हम बात करें तो हमारी जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है, और पहला ही जो बाबू हमारा चैप्टर है ना, कौन सा? बेसिक, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है, वहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आपको दे रखा है बाबू वो क्या होगा? यहाँ पर पदार्थ। पदार्थ की अगर हम बात करें तो आपको ये चीजें पता है। 11th क्लास की जो बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है वहां पे आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव और क्या होगी यहाँ पर? गैस। यहाँ पर भैया इंग्लिश में बोले तो लिक्विड होगा, सॉरी माफी चाहते हैं, सॉलिड होगा। और द्रव को हम क्या कह लेंगे? लिक्विड। और गैस को हम वैसे ही क्या कहेंगे? गैस। इनकी बातें आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी वहां पर कर चुके हैं, या 9th 10th की जो हमारी एनसीईआरटी वहां पर भी ऐसी बातें
पहले आप डिस्कस कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि आप बहुत 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट हो, तो आपकी जो साइंस है वो बहुत स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड यानी आपकी किसी तो क्वालिटी है यहाँ पर कि आप इन बातों को अच्छे से समझ पाओ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कौन पूछेगी भाई? एनसीईआरटी। मैं कौन होता हूँ क्वेश्चन पूछने वाला? तो एनसीईआरटी आपसे यूं कह रही है कि जो अवस्थाएं आप देख रहे हो, जो अवस्थाएं आप देख रहे हो, ठोस, द्रव और यह क्या होगी, हमारी अवस्था कौन सी होगी? गैस। ये तीनों अवस्थाएं जो आप देख रहे हो ना, ये जो होगी इनमें कौन सी अधिक स्थायी होगी? जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी जो पूछ रही है वो ये होगी कि तीनों अवस्थाएं आपको दे रखी है, ये तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस जो है, इन तीनों में अधिक स्थायी कौन होगा, और अगर अधिक स्थायी होगा तो अधिक स्थायी होने का क्या कारण है? ठीक है, चलो देखिए। अधिक स्थायी तो अगर हम ठोस पढ़ रहे हैं तो वैसे ठोस ही होगा, लेकिन ठोस अधिक स्थायी होगा तो उसका भी कोई रीजन होगा बाबू, कुछ तो कारण होगा यार, बिना कारण तो जीवन में कुछ नहीं होता। तो कारण क्या है और कारण कौन बता रहा है भैया? एनसीईआरटी बता रही है। कौन बता रही है? एनसीईआरटी। इसलिए मैं तो बार बार आपसे बोल रहा हूं कि बाबू तुम्हें अगर सरकारी नौकरी लगनी है तो फिर तुम्हें क्या पढ़नी पड़ेगी? एनसीईआरटी। क्या पढ़नी पड़ेगी? एनसीईआरटी। इधर उधर डोलने का कोई फायदा नहीं है। चलो देखो, एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो शब्द आपने देखे हैं, ताप और दाब। जी हाँ, ताप और दाब का पदार्थ की अवस्था में बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम कहेंगे कारक, और कारक को क्या कहते हैं हम यहाँ पर? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। यहाँ पर कारकों के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ पर ये कारक है ताप और दाब, जो ही बताएंगे कि कौन सी अवस्था अधिक स्थायी होगी। क्या होगी? अधिक स्थायी होगी। चलो बात कर लेंगे हम ठोस की। तो ठोस यानी सॉलिड जो है, वो सॉलिड जो है वो अधिक स्थायी होने का कारण क्या है? देखिए आप, अधिक स्थायी होने का कारण क्या है कि वहां पर दाब थोड़ा सा कैसा है? ज्यादा, और यहाँ पर ताप कैसा होगा? थोड़ा कम। यानी कहने का मतलब ठोस अधिक स्थायी हो उसके लिए दो कारण, यहाँ पर दो कारक है। इन कारक के साथ साथ अगर हम कहें ठोसों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ठोस जो होते हैं, ठोस का जो है ना आकार और आयतन जो है वो कैसा होता है? निश्चित। चलो देखिए दो बार बाबू, ठोस की अगर हम बात करेंगे तो ठोस यानी सॉलिड जो होगा हमारा, तो सॉलिड का यहाँ पर एक तो आपका आकार और आयतन कैसा होगा? निश्चित। ये हमारा बेसिक अभिलाक्षणिक गुण है भाई, कि जो है ना हमारा ठोस जो होता है वो उसका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या होगा? अवयवी कण। अवयवी कणों के बारे में यहाँ पर दे रखा है भैया। अवयवी कण क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। बाबू अवयवी कण की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो एनसीईआरटी है 12th क्लास की, और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी वो वहां पर समझा रही है आपको कि अवयवी कण जो है ना यहाँ पर, वो आपके क्या हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आपके परमाणु भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं? आयन। तो अगर मैं आपसे कहूं अवयवी कण, तो आपको समझ जाना है कि अवयवी कण का मतलब क्या होगा? यहाँ पर अणु और परमाणु, या क्या होगा? आयन। अगर बोले हम अवयवी कण के बारे में तो देखिए आप, ठोस जो होते हैं उनका फर्स्टली तो आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित। और उसके बाद उनकी जो अवयवी कण जो होते हैं ना, उनके मध्य जो है वो दूरी कैसी होती है? कम। लघु दूरी शब्द दिया हुआ है। कौन सी दूरी दिए हुए है? लघु। यानी अवयवी जो कण है, अवयवी कण कौन है बाबू? अणु, परमाणु और आयन जो है उनके मध्य की दूरी कैसी होती है? कम। तो ये शब्द यहाँ पर लघु का मतलब कम ही होता है। और अगर अवयवी कणों की दूरी कम होगी तो मुझे बताओ आप कि जो हमारे अणु हैं, ये हमारे जो यहाँ पर अणु परमाणु हैं, जो हमारे कण हैं, उनके मध्य एक बल काम करता है जिसको हम क्या कहेंगे? अंतर आणविक बल। क्या कहेंगे? अंतरा आणविक बल। कई अंतरा आणविक बल भी कहते हैं, लेकिन अंतराणविक बल जो है वो किसके मध्य होगा? अवयवी कणों के मध्य। तो मुझे बताओ कि अगर अवयवी कणों के मध्य दूरी कम है, क्या है? दूरी कम, तो अंतरा आणविक बल भी कैसे होगा? प्रबल होगा। कैसा होगा? प्रबल, यानी अधिक होगा। और अगर अंतराणविक बल प्रबल होगा तो मुझे बताओ कि भैया जैसे ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? अवयवी कण। ये क्या है यहाँ पर? अवयवी कण। और अवयवी कण की हम बात करेंगे तो ये अवयवी कण किसके हैं? ठोस के। और ठोस की अगर हम बात करेंगे तो इन कणों के मध्य की दूरी कैसी है? कम।
और अगर ये मध्य की दूरी कम, इन कणों के मध्य की दूरी कम है तो इसको हम क्या कहेंगे, आकर्षण बल। लेकिन कौन सा, अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो कैसा होगा, अधिकतम। कैसा होगा, अधिकतम। बल कैसा होगा, अधिकतम नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, प्रबल। और अगर प्रबल होगा तो कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा, है ना। और ऐसे अगर जुड़ा रहेगा तो फिर जो पदार्थ है, जो ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं, वो बनी रहेगी। क्या होगी, ठोस अवस्था बनी रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि ठोस के बारे में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर आप समझोगे पहला पॉइंट कि वे पदार्थ जिसके आकार और आयतन कैसे होते हैं, निश्चित, और उनके मध्य की दूरी कैसी होगी, कम। अवयवी कणों के मध्य की दूरी कैसी होती है, कम। और अंतर आणविक जो बल है वो कैसे होते हैं, प्रबल। उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठोस। क्या कह रहे हैं, ठोस। और बाबू जो मैंने तुम्हें बताया है ताप और दाब, उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मुझे अगर तुम बताओ कि जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, ताप, और जैसे ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है क्या बढ़ेगी, उसमें ऊर्जा। और अगर उसमें ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कण कहाँ जाएंगे, दूर दूर। और अगर दूर दूर ये कण जाएंगे तो फिर अवस्था चेंज होगी, नहीं होगी, क्या, जी हाँ होगी। और ठोस से क्या हो सकती है, द्रव हो सकती है, या फिर डायरेक्ट आप क्या कहोगे, ठोस से क्या हो सकती है, द्रव। अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो मुझे तुम बताओ कि ताप और जो दाब है ये एक प्रकार का क्या है, कारक। और ये कारक आपको क्या बता रहा है, स्थायीपन किसका, पदार्थ का। तो इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो ये बात हमें सॉलिड में समझ में आई कि आकार आयतन निश्चित होने के साथ साथ जो अवयवी कण है हमारे अवयवी कण कौन कौन होंगे, यहाँ पर अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। इनके मध्य की दूरी कैसी होगी, कम। और इसके अलावा इनके मध्य अंतराणु जो बल होगा वो कैसे होगा, प्रबल। तब उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ठोस। क्या कहेंगे, ठोस। आ रहा है क्या समझ में, जो मैंने बताया वो आ रहा है ना तुम्हें समझ में। ये ठोसों के क्या है, अभिलाक्षणिक गुण। कौन से गुण थे, अभिलाक्षणिक गुण। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। और हमारा जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, क्या बाबू, जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, यानी कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। उसको यहां से स्टार्ट हो गया वो चैप्टर हमारा। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा ठोसों का वर्गीकरण। किसके वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, ठोसों के वर्गीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाबू आज इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, भाई ये अपने ही चैनल में मिलेंगे, ठीक है। आपका टेलीग्राम चैनल, मतलब आपका नहीं, अपनी कोचिंग का। तो कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल हम बनाएंगे ना, उसमें आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ। तो मैं क्या कह रहा हूँ मेरे लाला, कि आपको बस बोर्ड में देखना है। क्या देखना है, बोर्ड में। और बोर्ड में देखोगे तभी तुम्हें चीजें क्या होगी, समझ में आएगी, तभी तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे। अगर तुम्हारा ध्यान बोर्ड में नहीं रहेगा तो तुम क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। चलो देखो, ठोसों के वर्गीकरण की बात अगर हम कहें तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या कह रही है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है यहाँ पर वर्गीकरण दो तरीके के आपको दे रखे हैं। और वो किसके आधार पर, जी हाँ, पहले तो किसी का भी वर्गीकरण करेंगे तो उसका हम क्या लेंगे, आधार। बाबू आधार का मतलब बेस का मतलब आधार जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं। किसके आधार पर, तो हमने पहले अभी पढ़ा है सर, अवयवी कणों। तो अवयवी कणों की जो क्रम व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, उसके आधार पर अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर जो ठोस होते हैं दो प्रकार के होंगे। एक आपके पास होंगे अक्रिस्टलीय ठोस। कैसे ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और एक आपके पास होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, दो तरह की चीजें मापी चाहते हैं आपसे, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, तो इसको यहाँ पर है ना क्रिस्टलीय ठोस कर देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर अंतर जाने तो आपके एनसीईआरटी में आपको क्या मिलेगा, एक डायग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा, डायग्राम। बाबू उस डायग्राम को देख लेना वहां पे।
प्लस उसके अलावा वहां पर आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल बोले तो क्या होगी आपकी सारणी, वो सारणी भी आप देखना। चलो पहले पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, और पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि अवयव जो कण होते हैं, है ना, क्रिस्टल टोस की बात करेंगे तो अवयवी जो कण हैं आपके, कौन से कण होंगे, अवयवी कणों। तो अवयवी कणों की यहाँ पर जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, निश्चित। यानी कहने का मतलब अगर हम कहेंगे क्रिस्टल टोसों के अंदर तो इनकी ज्यामिति आपको कैसी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। भाई साहब हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड जो तुम्हें सीधा एनसीईआरटी दिखाए, इसलिए मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम्हें क्या देखना पड़ेगा बाबू, डायग्राम। और उस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको वहां पर ज्यामिति की निश्चित व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। हमारी जो एनसीईआरटी उसके कोने में बाबू क्या बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो अवयवी कणों की अगर हम बात करें, यानी हम यहाँ पर आकार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ज्यामिति पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा आकार। और आकार की बात करें तो यहाँ पर निश्चित ज्यामिति आपको देखने को मिलेगी, यानी निश्चित आकार आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टलेटोस में। और यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टलेटोस में, तो यहाँ की इनकी जो ज्यामिति है, क्या है इनकी ज्यामिति, इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती है। क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। ये उसमें लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा समझने वाली पॉइंट वाली बात नहीं है, डायग्राम आप देख सकते हैं। चलिए आगे दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, विदलन। विदलन गुण क्या होता है, चलो उसको समझते हैं। देखिए आप, विदलन गुण की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय टोसों में, देखिए आप अगर क्रिस्टलीय टोस की बात करेंगे, विदलन गुण जो होता है तो उसको जब हम काटेंगे तो इसकी जो काटेंगे तो काटने के दौरान जैसे काटेंगे तो उसकी जो सतह होगी, सतह जो होती है वो कैसी होगी, चिकनी। कैसी होगी, चिकनी। चिकनी को हम क्या बोलेंगे, स्मूथ। क्या बोलेंगे, स्मूथ। बाबू गलत मत समझो, ठीक है, डबल मीनिंग मत निकालो अपने शब्दों का। चिकनी का मतलब यहाँ पर स्मूथ की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, सतह। चलो सतह की हमने बात कर ली, आगे हम बढ़ते हैं। विदलन यानी जो क्रिस्टलीय टोस होता है उनकी सतह कैसी होती है, चिकनी यानी स्मूथ होती है। किस पर बाबू, काटने पर। जब उसको काटोगे तभी तो पता लगेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय टोस। मतलब आपको समझ जाना है कि सर जो कह रहे हैं इधर क्रिस्टलीय टोस है और बाबू इधर क्या है, क्रिस्टलीय टोस। चलो अक्रिस्टलीय टोस की अगर हम बात करेंगे तो अक्रिस्टलीय टोस जो है ना, उनकी सतह कैसी होगी, खुरदरी, है ना, कैसी होगी, खुरदरी। खुरदरी सतह होगी, क्योंकि उनकी है ना, उनमें कैसी व्यवस्था होती है, अनियमित व्यवस्था आपको मिलेगी। कैसी, अनियमित। और यहाँ पर कौन सी व्यवस्था आपको मिलेगी, नियमित। नियमित व्यवस्था। नियमित व्यवस्था की वजह से यहाँ सतह कैसी होगी, चिकनी, स्मूथ होगी। और यहाँ सतह कैसी होगी, खुरदरी होगी। ये इसका विदलन का गुण है। किसका, क्रिस्टल अक्रिस्टल टोस का कौन सा गुण था भाई, विदलन का गुण था। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे इसके कुछ पॉइंट जो थोड़ा साफ साफ लिख दूं, है थोड़ा थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं, है ना, जरूरी है भाई। देखो आप, हालांकि नोट्स तुम्हें मिलेगी लेकिन हम बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारे क्या है कि जहां पर हम ये लेक्चर बना रहे हैं ना बाबू, इसमें थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, तो आपको हो सकता है जो ऊपर वाला हमारा बोर्ड वाला ये हिस्सा है ये नहीं दिखेगा, लेकिन आप देख समझना, भावनाओं की कदर करना सीखो तुम। किसकी कदर करना सीखो, भावनाओं की। भावनाओं का, अरे फिर देख तुम्हारी गलत सोच है ना, है भावना क्या, अरे बाबू यहाँ लड़की की बात नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, फीलिंग्स पढ़ने के लिए, है ना। तो ये क्रिस्टल टोस है, और एक कैसा है, क्रिस्टल टॉस। बाबू हम क्या पढ़ रहे हैं, टोसों का वर्गीकरण। किसका, टोसों का वर्गीकरण। ये बात आपके भेजे में चलनी चाहिए कि आपका जो भेजा है वो कैसे काम कर रहा है, समझ रहे हो आप। चलो देखिए आप, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, चौक ले लेते हैं एक, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अवयवी कणों के बारे में बात होगी आपकी। हो इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर विदलन गुण आपका हो गया, ठीक है। एक पॉइंट आपका होगा यहाँ पर गणनांक। कौन सा पॉइंट हो गया, गणनांक। इसको अलग चौक से लिखते हैं, चलो देखिए आप, एक चौक का कलर और ले लेते हैं, जी हाँ। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, गणनांक बिंदु। हम किसकी बात करेंगे, गणनांक। तो क्रिस्टलीय जो टोस होते हैं, क्रिस्टलीय टोस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है ना,
वो कैसा होता है, निश्चित गलनांक होता है। कैसा गलनांक होता है, निश्चित गलनांक होता है। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर गलनांक जो होता है वो कैसा नहीं होता, निश्चित, कैसा नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होता शब्द मैंने लिख दिया है। तो अगर बाबू हम बात करें यहाँ पर क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस की, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी उनका जो गलनांक है वो निश्चित गलनांक होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो इनका निश्चित गलनांक नहीं होता है। सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो हमें, हमें जो आप पढ़ा रहे हो इससे क्या से क्वेश्चन बनेगा? भाई क्वेश्चन बनेगा बहुत शानदार, ठीक है बाबू, क्वेश्चन जैसा बनेगा ना तुम्हारी आंखें खोल देगा, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर लैब असिस्टेंट का पेपर यानी प्रयोगशाला साइक का जो पेपर अगर 16 के पैटर्न में अगर आ गया तो भाई साहब अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए है ना, ये जो अभी कंपटीशन चल रहा है ना बाबू, इसमें ध्यान रखना तुम कि एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर ये तो हमें याद है, अरे भाई याद होने से क्या होता है? एग्जाम में तुम करके आओगे तभी तो मानेंगे उस बात को। याद तो तुम्हें बहुत चीजें हैं भाई, याद तो तुम्हें बहुत चीजें हैं, कोई सभी तुम एग्जाम में करके आओगे क्या? नहीं, अभी तो तुम्हें वो सैयारा मूवी का बुखार ही नहीं उतरा तुम्हारे। जहां देखो भाई साहब लूट मची है पूरी सोशल मीडिया में, सैयारा 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 सैयारा, ठीक है। फिर है ना, नहीं पढ़ोगे ना तुम, और जब नौकरी नहीं लगोगे ना तो जिंदगी भर फिर रोते रहना, है ना। अभी तो तुम है ना सिनेमा हॉल में जा जाके रो रहे हो, फिर बाद में घर के किसी कोने में बैठ के रोना कि पढ़ लेता तो बढ़िया रहता हूं। देखो इधर, गलनांक यानी निश्चित गलनांक होता है, और इसका निश्चित गलनांक नहीं होता है किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का। चलो आगे देखते हैं। गलनांक हो गया हमारा एक भाई साहब, जो बहुत स्टार और इंपोर्टेंट जो गुण है, तुम 3 4 क्या 5 स्टार लगाओ बाबू, यहां से क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। एक जो हम कहेंगे उसको कहेंगे देशिकता। देशिकता का जो पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है बाबू, एनसीईआरटी में पॉइंट तो दे ही रखा है, और एनसीईआरटी में पॉइंट देने के अलावा इसको बहुत अच्छे से उन्होंने क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है भाई, इसकी व्याख्या कर रखी है। और एनसीईआरटी अगर इसकी व्याख्या कर रही है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉइंट की कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, गुण आए। चलिए अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर यहां पर जो देशिकता मिलेगी वो होगी विषम देशिकता। यानी विषम देशिकता का मतलब हम क्या समझेंगे कि यहां पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं विषम देशिक प्रवृत्ति के, है ना, किस प्रवृत्ति के, विषम देशिक प्रवृत्ति के यहाँ पर होते हैं। और अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, समदेशिक प्रवृत्ति, है ना। कौन सी प्रवृत्ति के, समदेशिक प्रवृत्ति के। एक बार मैं देख लेता हूँ एनसीईआरटी में कि कहीं कोई चीज गलत तो नहीं लिखी मैंने। चलो समदेशिक प्रवृत्ति, विषम देशिकता मैंने आपको बता दी, समदेशिकता, ठीक है। चलो देखिए आप, हाँ बिल्कुल शब्द सही है, हिंदी में कहीं दिक्कत हो सकती है इसलिए देखा है बाबू, ऐसी चिंता ना करो। देशिकता के बारे में मैंने कहा तुमसे 5 स्टार लगा दो भाई साहब, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि किसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये विषम देशिकता क्या है, और सर ये समदेशिक प्रवृत्ति क्या है, तो बाबू इसके लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, डायग्राम। और डायग्राम आपको कहाँ मिलेगा, 12th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़ रहे हो तुम, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, वहां पर ये डायग्राम मिलेगा। विषम देशिकता के बारे में हम समझते हैं, और समदेशिक प्रवृत्ति के बारे में हम समझते हैं। देशिकता क्या होती है, देखो बहुत बढ़िया। विषम देशिकता का मतलब यहाँ पर ये है कि क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करेंगे, भाई देखो थोड़ा सीरियस टॉपिक है ना, तो थोड़े सीरियस हो जाओ। देखो विषम देशिकता का मतलब हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस है ना, विषम देशिक प्रवृत्ति के होते हैं, किस प्रवृत्ति के, विषम देशिक। अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रवृत्ति के होते हैं, समदेशिक के। तो ये विषम देशिक का शब्द क्या है सर, एक मैं आपको बताता हूं किसके आधार पर, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, यानी कुछ इनके भौतिक जो गुणधर्म हैं उनकी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर भौतिक गुणधर्म कौन सा लेंगे, अपवर्तनांक। कौन सा, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये मैं नहीं कह रहा, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि भौतिक गुण यहाँ पर कौन सा अपवर्तनांक। जैसे ही आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर
अलग अलग दिशाओं में, ध्यान रखना, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको, है ना, क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग भौतिक, अलग अलग भौतिक गुणधर्म देखने को मिलेगा। और भौतिक गुणधर्म का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग अपवर्तनांक आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब आप विषम, देखो शब्द में दे रखा है, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। और देशिकता का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की, भाई दिशा की बात कर रहे हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उसके भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म तुमने क्या लिया है लाला, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की बात अगर आप करोगे तो अगर आप अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो अपवर्तनांक का मान भी आपको कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विषम देशिकता। शब्द का नाम याद रखना, क्या है, विषम देशिकता। विषम का मतलब क्या हो गया, अलग अलग, और अलग अलग कौन सी दिशा, और क्या भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्मों में क्या होगा, अपवर्तनांक। भाई साहब अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग दिशाओं में आपको कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। डायग्राम देख लेना बाबू, समदेशिक प्रवृत्ति, बिल्कुल समदेशिक का मतलब आप देखोगे यहाँ पर तो सब, अरे सम का मतलब क्या हो गया भैया, समान, और देशिकता यहाँ पर जो शब्द है वो किससे हो गया, दिशा। यानी हम किसकी बाबू खोना मत तुम, दिशा लड़की का नाम नहीं है, डायरेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ना, तो देख लेना आप, समदेशिक जो होगा उसमें सभी दिशाओं में, किसमें, सभी दिशाओं में जो हमारा भौतिक गुणधर्म अपवर्तनांक का जो मान है वो आपको कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देशिकता के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आप देखोगे तो देशिकता विषम देशिक होती है। विषम का मतलब अलग अलग, अलग अलग मतलब अलग अलग दिशाओं में, और अलग अलग दिशाओं में क्या मिलेगा आपको, भौतिक गुणधर्म मिलेंगे। और भौतिक गुणधर्म में एनसीईआरटी ने दे रखा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप जाओगे अलग अलग दिशाओं में कैसे मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट 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 डायरेक्शन में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वह कैसे मिलेगी, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर सभी दिशाओं में आपको अपवर्तनांक जो है वो कैसा मिलेगा, सेम, है ना। ऑल डायरेक्शन में आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे मिलेगी, यहाँ पर सेम मिलेगी, और यहाँ पर कैसी मिलेगी, डिफरेंट। कैसी मिलेगी, डिफरेंट। हो ना हो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझा दिया। चलो, एक हमारा गलनांक हो गया, एक हमारा देशिकता हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे की हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बाबू, यहाँ संसाधन का अभाव हो सकता है, लेकिन बाबा यहाँ पर जो हमारी कंटेंट क्वालिटी है उसमें किसी प्रकार का कोई है ना, समझौता नहीं होगा। आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, वो भी एकदम फ्री। कैसा मिलेगा, फ्री। चलिए, और फ्री जो है ना वो अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। चलो आगे देखते हैं, हमारे कुछ पॉइंट है जो हो गए, आगे देशिकता तक हम चले गए। चलो बाबू, एक बात जो हो रहे हैं वो ये है कि इनकी जो, देखो हमने जहां से शुरुआत करी थी ना भाई, हमने क्या लिया था, आधार। आधार आधार बोले तो क्या होता है, बेस। और बेस जो हमने लिया था वो कैसा लिया था, अवयवी जो हमारे कण हैं। कौन से कण हैं आपके, अवयवी कण। और अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम के आधार पर, तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्रिस्टलीय जो हमारे क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनमें आपको व्यवस्था मिलेगी दीर्घ पराशरी। हाँ, मेरी थोड़ी हिंदी परासी, ठीक है, मेरी थोड़ी सी हिंदी थोड़ी कहीं कहीं मिस्टेक कर जाती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। दीर्घ पराशरी परासी सॉरी दीर्घ परासी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलेगी। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे हम तो यहाँ पर कैसी मिलेगी, लघु परासी व्यवस्था, है ना। अवयवी कणों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अवयवी कणों की। भाई जब तुमने क्लासिफिकेशन करा तो वो किस आधार पर करा, है ना। तो क्लास, भाई मुझे एक बात बताओ कि किसी भी क्लास के अंदर अगर बच्चों का, गर्ल्स और बॉयज का अगर क्लासिफिकेशन में करना है, उनका वर्गीकरण करना है, तो फिर हम किस हिसाब से करेंगे। या तो पहला जो आपका क्लासिफिकेशन होगा जेंडर के हिसाब से, यानी सारी गर्ल्स सारी मादाएं एक साइड में बैठेंगी,
और सारे नर यानी जो हमारे मेल होंगे सारे सब कहाँ बैठेंगे, अलग। ये वर्गीकरण हो गया ना बाबू। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इस वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलीय टोस और क्रिस्टलीय टोस की। तो अक्रिस्टलीय टोस और क्रिस्टलीय टोस का जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें किसके आधार पर कर रहे थे आप, अवयवी कणों के आधार पर, है ना। और अवयवी कणों के आधार पर कर रहे हैं तो हमारे पास क्रिस्टलीय जो टोस होते हैं उनमें डायरेक्ट परासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय टोस में लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम कहें यहाँ पर क्रिस्टलीय टोस, तो भैया क्रिस्टलीय टोस जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वास्तविक टोस होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक। कौन से टोस होते हैं, वास्तविक। और ये जो होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, आभासी टोस। क्या कहेंगे इसको, आभासी टोस। तो क्रिस्टलीय जो टोस होते हैं वो होते हैं आपके वास्तविक टोस, और अक्रिस्टलीय टोस की अगर हम बात करें तो उनको कहेंगे हम आभासी टोस। वास्तविक टोस का मतलब होता है ट्रू सॉलिड, इनको हम कहेंगे। कैसे सॉलिड कहेंगे, ट्रू सॉलिड। और आभासी को कहेंगे सूडो, है ना। ऐसे कुछ शब्द लिखा हुआ है, सूडो सॉलिड भी कहते हैं इनको। और इसके अलावा अभी एक शब्द और आएगा उसको हम बताते हैं। चलो, वास्तविक सॉलिड यानी ट्रू सॉलिड इनको कहेंगे, और ये कहेंगे आपको, इनको क्या कहेंगे, आभासी सॉलिड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल, उदाहरण। भाई आपसे पूछ लिया उदाहरण, तो उदाहरण भी तो बताने पड़ेंगे ना बाबू। चलो, वास्तविक टोस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की जो एग्जाम्पल है और जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी हमारी माता है, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तुम तो तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये ध्यान रखना। चलो, एनसीईआरटी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो वास्तविक वास्तविक टोस यानी क्रिस्टलीय टोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी मेटल्स, सभी धातुएं जो होती है, सभी धात्विक तत्व यानी जितनी भी मेटल्स है, ऑल मेटल्स जो है वो आपको क्या बताएगी कि सभी मेटल्स जो होती है वो कैसे होती है, क्रिस्टलीय टोस। क्या होती है वो, क्रिस्टलीय टोस। इसके अलावा ये तो हो ही गया सभी मेटल्स यानी ऑल मेटल्स होगी। इसके अलावा आयन, कुछ आयन जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जो है उसकी हम बात करते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा NaCl, ZnS है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, और KCl, ये सब हमारे क्या आयनिक यौगिक है ना। इसके अलावा डायमंड, ठीक है, आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा इसमें डायमंड हो गया, ग्रेफाइट जो है, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय टोस। और इसके अलावा इंपोर्टेंट और स्टार लगा के तुम रख लो, एक कुछ अधात्विक तत्व भी है। कुछ क्या है, अधात्विक तत्व, जो भी आपको क्या किसके एग्जाम्पल होंगे, हमारे क्रिस्टलीय टोसों के। और क्रिस्टलीय टोसों के एग्जाम्पल में जो हमारे अधात्विक तत्व होंगे वो होंगे आपके आईपीएस। क्या होंगे, आईपीएस बनोगे ना बाबा, आईपीएस बनोगे तुम बाबू। पर आईपीएस कैसे बनेंगे, अब कहोगे कि सर ये आईपीएस वाला क्या सीन है, तो बाबू ये एक ट्रिक है जो अधात्विक तत्वों को आपको याद रखनी है, आईपीएस बनोगे तुम, ठीक है। लेकिन आईपीएस बनने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत ठोस होना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, बहुत सॉलिड होना पड़ेगा, बहुत सॉलिड यानी बहुत ठोस होना पड़ेगा आपको। किससे, मानसिक रूप से, यानी मानसिक जो हमारी स्थिति है वो बहुत मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके आप यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और जब यूपीएससी के एग्जाम को तुम क्वालिफाई करोगे तभी तो बाबू आईपीएस बनोगे ना। चलो देखो, आप यहाँ पर ट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो सर ये जो आपने बताया हमें आईपीएस वाली ट्रिक, इसका क्या मतलब है बाबू। आई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, आयोडीन। किसकी बात कर रहे हैं, आयोडीन। पी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, फास्फोरस, ठीक है। और एस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर। क्या हो गया, सल्फर। तो कुछ अधात्विक तत्व जो है यहाँ पर वो भी आपको वो किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्रिस्टलीय टोस। किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय टोस के। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सभी मेटल्स जो है, ऑल मेटल्स आर क्रिस्टलीय टोस, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आयनिक यौगिक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, कुछ आयनिक जो यौगिक है वो कई का एग्जाम्पल है बाबू क्रिस्टलीय टोस का। और डायमंड जो हमारा हो गया। इसके अलावा ग्रेफाइट, और एक अधात्विक तत्व में हमने ट्रिक काम मिली आईपीएस, और आईपीएस का मतलब क्या हो गया, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। चलो
आगे बात करते हैं आभासी ठोस, यानी हम किसकी बात यहाँ पर करेंगे, सूडो सॉलिड, यानी हम किसकी बात करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस के अगर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, कांच। क्या होगा, कांच। और कांच जो है ना वह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांच जो होता है ना वही तो आपका चेहरा दिखाता है कि आप कितनी गहराई में हो। आई बात समझ। चलो, तो उस कांच की यानी ग्लास की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, कांच को हम ग्लास बोल देते हैं जी। सबसे पहली बात तो अधात्विक अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ना उनको कभी कभी अतिशीतित, शब्द ध्यान रखना बाबू, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अतिशीतित द्रव। और अतिशीतित द्रव के नाम से हम किसको जानते हैं, कांच को। कांच को डायरेक्ट कभी कभी अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो अब अरे भाई साहब ये तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी, देखो आप, हम तो पढ़ रहे हैं सॉलिड, और जब हम सॉलिड पढ़ रहे हैं सर तो सॉलिड में फिर द्रव यानी लिक्विड का क्या काम है, ये क्या बोल दिया आपने। तो भैया देखो इधर, क्योंकि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को कोई भी अगर आप कहोगे ना साइंस के अंदर या ये लिक्विड है या सॉलिड है या फिर गैस है, तो भाई उसमें कुछ तो गुण होंगे। तो कांच जो है ना, कांच है ना, उसको हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि कांच जो होता है ना उसमें किसका गुण होता है, बेने का। और बेने का मतलब होता है फैलना। बेने का जो गुण होता है वो किसमें होता है, द्रव। इसलिए इसको बाबू हमने क्या कहा है, अतिशीतित द्रव, यानी कांच में द्रव के समान बहने का गुण होता है। इसलिए आप देख लेना, कांच के बारे में अगर हम कहें तो बहुत पुरानी का मतलब पुरानी बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे, यानी जो कम से कम 15 से 20 साल होनी चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच को जब देखोगे तो वो जो कांच होंगे वो नीचे से कैसे होते हैं, मोटे। कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे। उनकी जो किनारे वो आपको कैसी दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी सी आपको क्या दिखाई देगी, मोटी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो कांच है उसमें कौन सा गुण होता है, अतिशीतित द्रव, यानी जो है ना बहने का गुण होता है। क्या होता है, बहने का गुण। इसलिए नीचे के जो किनारे उनकी क्या बढ़ रही है, मोटाई। क्या बढ़ रही है, मोटाई यहाँ पर बढ़ रही है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव। कांच यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है हमसे, का और उदाहरण क्या दे रखे हैं। कांच है, ठीक है, कांच एक आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा रबर, प्लास्टिक, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और लकड़ी। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो भूल गया, लकड़ी। ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया, कांच। तो जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें आपको एग्जाम्पल ये देखने को मिलेंगे कि कांच, रबर, प्लास्टिक और लकड़ी जो है ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। यानी ये क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं, आभासी ठोस। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सभी धात्विक तत्व हो गए, आयन यौगिक आपके पास हो गया, आयनिक यौगिक, डायमंड, ग्रेफाइट। अधात्विक तत्व में केवल मात्र आईपीएस। और आईपीएस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। और एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन योर लाइफ। आपके जीवन की अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण किताब है तो वो कौन है, एनसीईआरटी। मैं पहले से कहता आ रहा हूं, ये हमारा चैप्टर जो था कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सॉलिड स्टेट। ये इसका यहाँ का ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म और इसका जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और स्टार आप लगा दीजिए कि हो सकता है इस क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पूरी ईमानदारी से पूछ रहा हूं बाबू मैं, अगर आपको ये लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ा है ये अगर आपको अच्छा लगा तभी की बात कर रहा हूं मैं, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। उससे ये होगा, और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे ये होगा कि कुछ तो बच्चे हैं जो लेक्चर पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर पढ़ने के बाद उनको लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक तैयारी करने में उनकी मदद हो पा रही है। और आपको तो पता है कि जीवन में किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी की हेल्प करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका एक बार और पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती समय निकालकर, जब भी आप इस लेक्चर को देखोगे, समय निकालकर ये लेक्चर देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एनसीईआरटी पढ़ते रहें।